हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सरोवर पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के एक कालखंड पर जो रीतिकाल है। जैसा कि आप सभी के जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें लगा हुआ है कि रीतिकाल का परिचय व परिवेश बताना है, तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले भूमिका के साथ। यहाँ देखेंगे रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है जो भक्ति काल के बाद और आधुनिक काल से पहले आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके 4 महत्वपूर्ण काल है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा आपका रीतिकाल और चौथा यहाँ पे आधुनिक काल। तो यही बताया गया है जिसे हम आज रीतिकाल पर, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा भक्ति काल है उसे मध्य काल कहा जाता है और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा जाता है। तो इन दोनों नामों से जाना जाता है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो बहुत बड़े विद्वान है हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसकी समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 मानते हैं। लगभग अगर हम ईस्वी में देखें तो 1643 से 1843 ईस्वी मानी जाती है। यह काल अपनी काव्य शास्त्रीय रचनाओं जैसे दरबारी परिवेश, श्रृंगार रस की प्रधानता के लिए जाना जाता है। इस लेख में रीतिकाल के परिचय और तत्कालीन परिवेश के विभिन्न पहलुओं को हम समझेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो इसका जो समय काल माना गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो दिया गया है 1700 से 1900, वही समय आज भी माना जाता है। अब हम जानेंगे कि रीतिकाल का परिचय, मतलब कि रीतिकाल का जो थोड़ा सा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया, क्यों खास है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हम देखेंगे रीतिकाल हिंदी साहित्य के विकास क्रम में भक्ति काल के बाद आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल का प्रारंभ चिंतामणि से माना जाता है। मतलब कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो मानते हैं कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल का शुरुआत चिंतामणि के जब उन्होंने अपना लिखना प्रारंभ किया था तब से माना जाता है, जो संवत 1700 के आसपास है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्प तरु और काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखे। इस काल में काव्य शास्त्र पर आधारित लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें काव्य के नियम, अलंकार, रस और छंदों का विवेचन किया गया। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये समय है रीतिकाल, इसमें हमारी जो कविताएं लिखी जाती थी उनके लिखने का जो नियम कानून होता था, अलंकार यानी कि जो सजावट के, मतलब कि किस प्रकार से जो कविता है वो बहुत ही खास, मतलब बहुत ही अच्छा लगे, तो उसकी सजावट के शब्द और रस, जो हमारी भावनाएं होती हैं, छंद, जो कविता के लय, मतलब आपसी जो कविता की जो पंक्तियां होती हैं उन्हें जोड़ने के लिए जिस प्रकार से लय का मतलब यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो वो सब इस काल में लिखा जा रहा था। आगे हम देखेंगे रीतिकाल के कवि काव्य शास्त्र की चर्चा में गौरव यहाँ पे महसूस करते थे, लेकिन उनकी रचनाएं मुख्यतः दरबारी परिवेश में रची गई, जिसके कारण वे जन समाज से कट गए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो ये बहुत सारी मतलब कविताएं लिखी जा रही थी, नियम कानून बनाए जाते थे, पर ये बस राजा के दरबार तक ही सीमित रह जाता था, इसलिए लोगों तक पहुंच नहीं पाया। लोगों से इनकी कविताएं बहुत ही मतलब कटी सी रह गई, मतलब उन्हें पता भी नहीं चल पाए, ये बस जो राजा रहते थे उनके दरबार तक ही सीमित रह गया। अब हम जानेंगे कि रीतिकाल का नामकरण, मतलब रीतिकाल का नाम किस विद्वान ने क्या क्या दिया था, सब अपने मतलब अनुसार इसका नामकरण कर रहे थे। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा, जिसमें विभिन्न नाम हम इस प्रकार जानेंगे। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रीतिकाल कहा। दूसरे है विद्वान यहाँ पे जॉर्ज क्रिएशन, जिन्होंने रीति काव्य कहा। तीसरे मिश्र बंधु, जो अलंकृत काल कहते हैं। आगे है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो श्रृंगार काल कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो विद्वान है
वो अपने अनुसार इसका नामकरण करते हैं कि इस कारण से, जैसे कि इसमें श्रृंगार की प्रधानता थी, मतलब प्रेम की बात की जाती थी, श्रृंगार की बात की जाती थी, इसलिए कोई श्रृंगार काल कह दिया, रीति काव्य लिखे गए इसलिए कोई रीति काव्य। पर आज तक जो नाम सटीक माना गया, मतलब विद्वानों के द्वारा जिस नाम को सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया था वो था रीतिकाल, जो आज के समय में भी हम रीतिकाल पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया। ये रहा यहाँ पे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम रीतिकाल सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह काल काव्य के रीति जैसे नियम और शैली पर आधारित है। मतलब जो यहाँ पे कविताएं हैं वो उसके जो नियम होते थे, उसके जो लिखने का शैली यानी कि ढंग तरीका होता था, उसी पे आधारित था। अब हम जानेंगे कि रीतिकालीन परिवेश, मतलब कि ये रीतिकाल का जो समय था, माहौल था, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। हम उसके बारे में समझेंगे कि उस समय में किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था था, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक किस प्रकार का परिस्थितियाँ उस समय, मतलब उस दौर में था, उसे जानना ज़रूरी है। तो पहला हम देखेंगे राजनीतिक परिवेश। रीतिकाल मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन का साक्षी रहा। यह वह दौर था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम वैभव को ह्रास की ओर बढ़ा रहा था। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था था उस समय, क्योंकि जो हमारा रीतिकाल है तब मुगल का शासक था हमारे देश पे, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो मुगल शासक थे वो अपने धीरे धीरे, मतलब जो उनका समृद्धि था वो धीरे धीरे खत्म, नष्ट होते जा रहा था। मतलब कि एक तरह से जैसे पतन की ओर बढ़ रहा था। तो उस समय का यहाँ पे एक दौर दिखाया गया है। अब हम जानेंगे कि जो इनके अलग अलग जो शासक थे मुगल काल में कौन कौन है, उनके बारे में जानेंगे। पहला यहाँ पे अकबर का शासन, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल था। उसकी उदार नीतियों और सहिष्णुता के कारण हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। अकबर ने विद्वानों, कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों जैसे तानसेन, रहीम, नरहरि को अपने दरबार में सम्मान दिया। उनके शासन में शांति और सुव्यवस्था थी, जिसने इतिहास और कला को पनपने का अवसर दिया। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अकबर है वो बहुत ही अच्छा राजा था और सबको, जो हिंदू मुस्लिम थे, मतलब कि किसी में भेदभाव नहीं करता था, वो सबको आगे बढ़ाता रहा और जो कवि हैं उनको अपने दरबार में रखता था। और इस तरह से जो साहित्य था, मतलब जो कला थी, जैसे संगीत है और जो चित्रकारी है, उसे एक तरह से बढ़ावा दिया था अपने शासनकाल में। दूसरा है जहांगीर का शासन, जो 1605 से 1627 है। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की नीतियों का अनुकरण किया, लेकिन वह विलासी, मद्यपी और आरामप्रद था। उनकी पत्नी नूरजहां ने शासन का अधिकांश संचालन किया। जहांगीर की कला के प्रति रुचि के कारण स्थापत्य, चित्रकला और संगीत का विकास हुआ, लेकिन उनकी विलासिता ने दरबारी जीवन में कामुकता को बढ़ावा दिया। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जहांगीर था वो तो अपने पिता के दिखाए हुए राह पे चल रहा था, लेकिन ये इसका जो प्रकृति था वो विलासी था। मतलब एक तरह से नशे में रहता था और मतलब अपने प्रजा का ख्याल नहीं रखता था और मदिरा में डूबा रहता था और भोग विलास में था। तब इसकी जो पत्नी थी नूरजहां, वो शासन को चलाई और जो जहांगीर है मतलब ये कला को, मतलब एक प्रकार से कला में इनकी रुचि थी तो कला को बढ़ावा दिया। आगे है यहाँ पे शाहजहां का शासन। शाहजहां का काल मुगल साम्राज्य का वैभव चरम पर था। जैसे ताजमहल और मयूर सिंहासन इसी के समय में बनवाए गए थे, इसी के द्वारा, उसी का उदाहरण है। लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण गैर मुस्लिमों के साथ बुरा बर्ताव हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, जिससे प्रजा में असंतोष बढ़ा। मतलब कि ये जो शाहजहां है वो तो जो उनका समय काल था औरों की अपेक्षा बहुत अच्छा था, पर इन्होंने जो गैर मुस्लिमों, मतलब जो हिंदू हैं और जो धर्म के लोग थे, उनके साथ बहुत ही मतलब बुरा बर्ताव करते थे, जिसके कारण जो प्रजा है बहुत ही असंतोष, यानी कि इससे खुश नहीं रहते थे। आगे है
यहाँ पे औरंगजेब का शासन, औरंगजेब की कट्टर नीतियों और धार्मिक असहिष्णुता ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके शासन में हिंदू राजाओं और जागीरदारों ने विद्रोह किया। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सत्ता संग्रह ने साम्राज्य को और अस्थिर कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया और भाई दारा शिकोह की हत्या कर दी। उसकी नीतियों ने अराजकता को बढ़ावा दिया, जिससे मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब था जो, वो बहुत ही कट्टर प्रकृति का, मतलब उसने अपने पिता को जेल में पहुंचा दिया और अपने भाई की हत्या कर दी। तो इन सब प्रकृतियों के कारण मतलब जो उसका शासन करने का ढंग था, तरीका था, वो मुगल साम्राज्य को और पतन की ओर ले गया, मतलब कि और नष्ट करते रहे, मतलब करता गया। अब हम जानेंगे कि प्रांतीय शासन। यहाँ पे देखेंगे मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर जो प्रांतीय शासक स्वतंत्र हो गए, मतलब कि मुगल शासन, जहाँ पे मुगलों का शासन था, वहाँ के जो राजा महाराजा, छोटे छोटे जो राजा रहते थे वहाँ के, वो लोग स्वतंत्र हो गए। जो मुगलों के मुगलों से जो डराए धमकाए रहने से मुगलों का ही गुणगान करते थे, जैसे जैसे मुगलों का पतन होता गया, जो राजा थे वो अपना जो वर्चस्व धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। अवध, राजस्थान आदि क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा सामंत शक्तिशाली हुए, लेकिन उनकी विलासिता, भ्रष्टाचार और अत्याचार से समाज को प्रभावित किया गया। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अवध के राजा या राजस्थान के जो छोटे छोटे राजा थे वो शक्तिशाली तो हुए, लेकिन उनकी जो भ्रष्टाचार नीति और जो प्रजा पे अत्याचार कर रहे थे उससे भी प्रभावित हो गए थे। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा। कवि भूषण ने औरंगजेब की कट्टरता की आलोचना की और हिंदू राजाओं को प्रेरित किया। मतलब कि जो यहाँ पे कवि भूषण है, उन्होंने औरंगजेब की आलोचना यानी कि उसकी निंदा की और जो हिंदू राजाएं थे उनका साथ दिया था। यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और विलासिता ने राजनीतिक यहाँ पे रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार और वीर रस की रचनाओं को बढ़ावा दिया। कवियों ने राजस्व में रहकर दरबारी जीवन, प्रेम और वीरता का चित्रण किया। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि जो कविताओं में प्रेम, जो मतलब यहाँ पे वीर रस की और श्रृंगार रस की बात की जा रही है, उसे बढ़ावा दिया गया था। और जो कवि थे वो दरबारी कवि, मतलब अपना जो जीवन था वो दरबारी जीवन, मतलब कि राजा के ही दरबार में रह के वो अपना जीवन व्यतीत करते थे और राजा का गुणगान करने में लगे रहते थे। अब हम जानेंगे कि सामाजिक परिस्थिति क्या थी उस समय। अब सामाजिक परिवेश देखेंगे कि रीतिकाल का सामाजिक परिवेश भी पतन की ओर उन्मुख था। समाज में नैतिकता का ह्रास हो रहा था और विलासिता, भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ रहा था। मतलब कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रीतिकाल का समय था वो अपने गिरावट की ओर जा रहा था। जैसे कि अमीर लोग, जैसे राजा और सामंत, जो वहाँ के जमींदार लोग थे उस समय के, वो अपने ऐशो आराम में डूबे रहते थे और गरीब जो लोग थे उनका शोषण किया करते थे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नैतिकता थी, मतलब कि यहाँ पे जो समाज में ईमानदारी और जो अच्छे मूल्य थे वो कम हो रही थी और लोग विलासिता, जैसे कि मतलब एक प्रकार से कि औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और शराब पीते थे। तो इस प्रकार से एक तरह से भोग विलास में डूबे थे, जो भ्रष्टाचार की ओर ज़्यादा मतलब अग्रसर हो रहे थे। अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना, यानी कि उस समय जो समाज था, जैसे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, किस प्रकार का था। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि उच्च वर्ग में राजा, सामंत, मनसबदार समाज के केंद्र थे। इनका जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से भरा था। वे प्रजा के सुख दुख से असंबंधित थे। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें जो राजा, सामंत यानी कि जो जमींदार होते थे और बड़े बड़े जो मनसबदार, ये जो मुगल दरबार के जो मतलब मंत्री होते थे एक तरह से, वो उन लोग की बात की जा रही है कि ये लोग समाज के जो मतलब मुख्य लोग हुआ करते थे।
और जो इनका जीवन था वो अपने ऐशो आराम में रहता था, मतलब अपने महल में रहना, अपने यहाँ पे इनकी शान जो रहती थी उसको बरकरार रखने में ही अपना ये जीवन यापन करते थे। और ये जो आम लोगों के दुख सुख थे वो बिल्कुल मतलब उनसे संबंध, मतलब उनके बारे में ये जानते ही नहीं थे, बेपरवाह थे। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा आज का समय है, जैसे कि जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारा उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग की क्या स्थिति है ना उसे जानने की कोशिश करता है और ना उसको मतलब समझता ही है। अब हम जानेंगे कि जो मध्यम वर्ग किस प्रकार के थे। वहाँ पे व्यापारी, साहूकार और छोटे कर्मचारी मध्यम वर्ग में थे जो शिक्षा और संस्कृति से वंचित थे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसमें जो व्यापारी थे, साहूकार जो पैसे उधार देने वाले थे, और छोटे कर्मचारी जैसे कि जो दरबार में काम करने वाले थे, ये लोग कुछ पैसे तो कमा लेते थे लेकिन जो पढ़ाई लिखाई और संस्कृति थी उनसे दूर रहते थे। मतलब ये कि ना तो ये बहुत अमीर थे ना ही बहुत समझदार थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से इन्हें वंचित कर दिया गया था। अब हम जानेंगे जो निम्न वर्ग थे। निम्न वर्ग में आते हैं श्रमजीवी और कृषक मेहनत करते थे लेकिन शोषण के कारण उनकी स्थिति दयनीय थी। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो निम्न वर्ग है इसमें मजदूर और किसान थे जो दिन रात मेहनत करते थे लेकिन इनका शोषण होता रहता था। जो इनका किसान से जो मतलब किसान करके जो अपना वो खेती करते थे, जो उपज होती थी उनका जो सारा मुनाफा था वो जमींदार ले लेते थे और इनकी जो हालत थी बहुत ख़राब थी और एक तरह से मतलब इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। उच्च वर्ग मध्य वर्ग किसी प्रकार से इनका कोई संबंध नहीं रहता था। अब हम जानेंगे कि शोषण, प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न वर्ग का शोषण करता था जिसमें सामाजिक खाई बढ़ती गई। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग अपने से निम्न वालों, मतलब जो ऊपर के थे और जो उनके निम्न थे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अमीर था और जो उससे कम अमीर था, मतलब कि अमीर अमीर में भी एक दूसरे का शोषण करते थे। तो यही कहा जा रहा कि उनका शोषण करते थे और अमीर जो वर्ग के लोग थे वो मध्यम वर्ग को दबाते थे और मध्यम वर्ग यहाँ पे गरीब को। तो यही कहा जा रहा है कि इसमें जो समाज थी वो अमीर और गरीब का जो खाई था वो बढ़ता जा रहा था। अब हम जानेंगे विलासिता और नैतिक पतन, यानी कि किस प्रकार से ये लोग भोग विलास में डूबे रहते थे और इनकी जो नैतिकता थी वो एक तरह से खत्म हो रही थी। यहाँ पे समाज में विलासिता का बोलबाला था। मद्यपान, स्त्री भोग और वेश्यागमन का शान समझा जाता था। मतलब कि ये समाज जो था हमारा रीतिकाल एक प्रकार से ऐसा काल था जिसमें स्त्री को न के बराबर एक वस्तु मात्र समझा जाता था। उसे अपने भोग विलास के लिए ही बस रखा जाता था और उसका यूज़ किया जाता था। मतलब उसका किसी प्रकार का अस्तित्व नहीं था समाज में। और दूसरा है, नारी को भोग की वस्तु माना जाता था। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार नायिका भेद का विस्तार नारी के भोग के रूपों का विस्तार ही होता है। मतलब कि वो कविताओं में कहते हैं कि जो नायिका है वो भेद, यानी कि जो प्रेमिका के अलग अलग प्रकार का जिक्र करना असल में औरतों को भोग की वस्तु दिखाने का तरीका होता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो औरत की इज्जत थी वो बहुत ही कम थी, उसके बस सजावट की तरह देखा जाता था। मतलब कि वो कितनी उसके सौंदर्य की बात की जाती थी इस समय में। आगे है, बहुपत्नी प्रथा और वेश्यागमन प्रचलित था। लोग अपनी बेटियों को वैभव या आजीविका के लिए बेचने को मजबूर थे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुपत्नी का प्रथा, मतलब कि एक से ज़्यादा पत्नियां रखने मतलब बहुत ही आम बात थी इस समय में। लोग अपनी बेटियों को पैसे या मतलब ऐश से बेचने के लिए मतलब बेच देते थे और वेश्यागमन था वो उनको शान समझते थे। जैसे आज के कुछ लोग गलत काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम करने से हमारा जो शान है, हमारा जो रुतबा है वो बढ़ेगा। अब हम जानेंगे कि जो सामाजिक परिवेश है उसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था। रीतिकालीन साहित्य में विलासिता और कामुकता का चित्रण प्रमुख था। नायक नायिका भेद, नख, शिख वर्णन और श्रृंगार रस की रचनाएं समाज की तत्कालीन स्थिति को दर्शाती है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि
मतलब कि हमारा जो रीतिकाल की कविताएं थी वो समाज की विलासिता और कामुकता साफ दिखाती थी। जैसे कवियों ने अपनी सारी कविताएं नायक नायिका यानी कि जो प्रेमी और प्रेमिका है उनके बारे में लिखते थे, जिसमें उनके शरीर का वर्णन, यहाँ पे जो नख और शिख यानी कि सिर से पैर तक की बातें, मतलब वो किस प्रकार, उनका सौंदर्य किस प्रकार का है उसी की बातें करते थे। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लेकिन यहाँ पे जो प्रेम है ज़्यादातर कामुक यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि जो फिजिकल था उससे मतलब कहा जाता था, ना कि सच्चा प्यार को कहा जाता था। आगे है, कवियों ने सामंती अभिरुचियों के अनुरूप रचनाएं की क्योंकि राजाश्रय उनकी जीविका का साधन था। यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने राजाओं के जो पैसे पर जीते थे, क्योंकि उन्हीं के दरबार में वो रहते थे, उनका गुणगान करते थे। तो मतलब जो कवि थे उनका अपना स्वयं का जो मतलब पालन पोषण था वो उन्हीं के अपने आश्रयदाताओं के साथ ही रहने पर होता था, क्योंकि वो उनका गुणगान करते थे तो राजा उनका पालन पोषण करते थे। अब हम जानेंगे कि उस समय जो हमारा रीतिकाल है उसमें जो धार्मिक परिवेश था वो किस प्रकार का था। इसमें हम देखेंगे रीतिकाल का धार्मिक परिवेश राजनीतिक परिवेश से प्रभावित है, यानी कि जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश में था, जैसे मुगल आए थे, किस प्रकार से उनका पतन होता गया, तो उसी से प्रभावित था। अकबर और जहांगीर की उदार नीतियों ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता ने इसे नष्ट कर दिया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे अकबर और जहांगीर ने हिंदुओं का मतलब हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का भेद नहीं किया, उन्हें एकता मतलब दोनों में एक तरह से भाईचारा को बढ़ावा दिया था। लेकिन जब औरंगजेब आया था तो वो बहुत ही कट्टर प्रकृति का था, जिससे ये सब कुछ नष्ट हो गया। अब हम जानेंगे कि जो धार्मिक स्थिति थी वो किस प्रकार का था। इसमें पहला है हिंदू यहाँ पे मुस्लिम संबंध को हम जानेंगे। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्मों के प्रति रूढ़ हो गए। मंदिरों को तोड़ा गया जिससे हिंदुओं में असंतोष बढ़ा। जैसे कि जब अकबर और जहांगीर का जो शासन था उसमें जो हिंदू यहाँ पे हिंदू थे और मुस्लिम थे, उन दोनों में एक तरह से भाईचारा था। पर जब औरंगजेब आया और उसकी जो कट्टरता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसने मंदिर यहाँ पे जो हिंदुओं के मंदिर थे उसे तोड़वा दिया। तो इस कारण से जो हिंदू थे और मुस्लिम थे दोनों में असंतोष, यानी कि एक तरह से जो अपने अपने धर्म को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। अब हम देखेंगे कि भक्ति का ह्रास। भक्ति जो मूलतः प्रेम और आध्यात्मिकता थी, धीरे धीरे लौकिक श्रृंगार में बदल गई। दरबारी विलासिता ने धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित किया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहले भक्ति काल में भक्ति का मतलब था कि जो सच्चा प्रेम है और भगवान के लिए समर्पण है। जैसे हम इसमें सूरदास तुलसीदास का उदाहरण लें, लेकिन जब रीतिकाल में भक्ति की बात की गई तो ये पूरा का पूरा मतलब ही बदल गया। इसमें जो दरबारी ऐशो आराम थे, विलासिता थी, वो भक्ति को लौकिक यानी कि दुनियावी प्रेम में बदल दिया। भक्ति अब सच्ची आस्था की जगह एक तरह से मतलब बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोग भोग विलास में अपने आप को मतलब डुबा लिए थे। आगे हम देखेंगे अंधविश्वास। जनता मंदिरों यहाँ पे जनता मंदिरों और पीरों की तकियों का कार्य सिद्धि की उम्मीद करने लगी। धर्म स्थान भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए। यहाँ पे लोग अंधविश्वास में डूब गए। वे मंदिरों को और पीरों की तकियों यानी कि जो मुस्लिम संतों की जगह पर जाकर मन्नत मांगने लगे और धर्म के नाम पर पैसे कमाने और गलत काम करने को बढ़ावा देने लगे। जैसे कि धर्म स्थान पे हम देखेंगे कि मंदिर और मस्जिदें वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे इस समय में। अब हम जानेंगे कि जो भक्ति कालीन धाराएं थी, जैसे निर्गुण और सगुण भक्ति धाराएं, जिसमें संत प्रेमाख्यान, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति रीतिकाल में भी जारी थी, लेकिन उनका प्रभाव कम हो गया। डॉक्टर भगीरथी मिश्र के अनुसार भक्ति काल की धाराएं रीतिकाल में विस्तार पाकर शाखाओं में बट गई, लेकिन विकृत हुई। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भक्ति काल की धाराएं थी, जो निर्गुण भक्ति में जैसे कि कबीर हो गए और सगुण भक्ति में जैसे सूरदास तुलसीदास, ये रीति काल में भी चल रही थी, लेकिन जो इसका प्रभाव था वो कम हो गया था।
इसमें कहते हैं कि जो डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं वो कहते हैं कि जो भक्ति काल की धाराएं हैं वो रीति काल में फैली, लेकिन कई शाखाओं में बंटकर कमजोर हो गई। जैसे पहले से एक तरह से पहले से भी ज़्यादा इसमें खराब भ्रष्टाचार होने लगा था। अब हम जानेंगे कि जो धार्मिक परिवेश का साहित्य पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ा था। तो देखते हैं कि रीति काल के भक्ति कवियों के यहाँ पे परंपरागत भक्ति का वर्णन किया, लेकिन यह परिचयात्मकता और औपचारिक था। साहित्य सृजन न तो स्वतः सुखाय और न ही दार्शनिक परंपरा के विकास के लिए यह विलासिता और दरबारी जीवन पर केंद्रित था। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो हमारा भक्ति काल था वो जो परंपराएं जैसी चलती आ रही थी भक्ति काल में वो सब कुछ नष्ट हो गया और पूरा का पूरा जो हमारा रीति काल है वो विलासिता पर आधारित है, यानी कि भोग विलास में ही डूब गया था। अब हम जानेंगे कि जो सांस्कृतिक और कलात्मक परिवेश था, इसमें जानेंगे कि रीतिकाल का सांस्कृतिक परिवेश विभिन्न था लेकिन हर्षोन्मुख था। संस्कृति मानव जीवन को समृद्ध बनाती है और जीवन शैली, खान पान, वेशभूषा और कला शामिल रहती है। इसमें देखते हैं कि सांस्कृतिक स्थिति में क्या था। हिंदू मुस्लिम समन्वय। अकबर और शाहजहां की उदार नीतियों ने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय को बढ़ावा दिया, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता ने इसे प्रभावित किया। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम थे उनका जो संस्कृति था वो दोनों मिल मिला के रहते थे, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता के कारण दोनों ही इससे प्रभावित हो गए। आगे है विलासिता का प्रभाव। दरबारी विलासिता ने सामान्य जन को भी पथ भ्रष्ट किया। यहाँ पे विश्वास और भावुकता जैसे मूल्य कमजोर हुए और स्वार्थ व प्रतिस्पर्धा बढ़ी। मतलब कि यहाँ पे जो लोग भी थे, जो दरबारी विलासिता यानी कि जो दरबार तक भोग विलास सीमित था वो जन यानी कि सामान्य लोगों तक फैल गया और लोग एक दूसरे से मतलब स्वार्थ के लिए काम करने लगे और दोनों एक दूसरे से वो लोग प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन करने लगे। आगे है वर्ण व्यवस्था का टूटना। हिंदू वर्ण व्यवस्था जर्जर हो रही और सामाजिक ढांचा कमजोर हो गई थी। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू का वर्ण व्यवस्था था वो टूट गया था और जो समाज है वो कमजोर हो रहा था। अब हम देखते हैं कि कलात्मक परिवेश क्या था। इसमें स्थापत्य कला जैसे ताजमहल, मयूर सिंहासन, जोधपुर दुर्ग और आमेर के महल इस काल की स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय दिखता है, जैसे हुमायूं के मकबरे में भारतीय और ईरानी शैली का। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो कला मतलब कि ताजमहल जिस प्रकार से बनाया गया था, मयूर सिंहासन था, एक प्रकार से ये अपने कला का उदाहरण देते हैं। आगे है संगीत और नृत्य। संगीत को दरबारों में सम्मान मिला, जैसे कि यहाँ पे राग रत्नाकर देव, राग कल्पद्रुम, कृष्ण देव व्यास और रागमाला यानी कि गंगावर जैसे संगीत शास्त्र के ग्रंथ लिखे। मुगलों ने राग दर्पण और संगीत परिजात का फारसी अनुवाद किया। यानी कि इसमें जो संगीत है इस काल में संगीत को बहुत बढ़ावा दिया गया। आगे है चित्रकाल। चित्रकाल में श्रृंगार भाव प्रमुख था, जैसे ऋतु यहाँ पे चित्र, नायक नायिका चित्र और धार्मिक चित्र जैसे समुद्र मंथन, कृष्ण जन्म। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो चित्रकार थे यहाँ पे यानी कि जो प्रेम पे केंद्रित चित्र थे, नायक नायिका के यहाँ पे चित्र थे और धार्मिक चित्र में जैसे कृष्ण जन्म, समुद्र मंथन यानी कि चित्रों को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से सम्मान दिया गया था। अब जानते हैं कि साहित्यिक परिवेश क्या था इस समय। रीतिकाल में हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मराठी और पंजाबी में रचनाएं हुई। फारसी राजकीय भाषा थी जिसका प्रभाव हिंदी पर भी पड़ा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो रीतिकाल है इसमें बहुत सारी भाषाओं में रचनाएं की गई थी, लेकिन जो राजकीय यानी कि राज का जो काम काज होगा वो फारसी भाषाओं में ही होगा। और आगे देखते हैं कि जो प्रमुख फारसी रचनाएं थी जैसे कि अकबरनामा अबुल फजल ने रचा, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा, ये सभी फारसी में रचनाएं की गई थी। और हिंदी कवि में देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, रसखान, बीरबल, केशव, चिंतामणि, मतीराम, देव, बिहारी, पद्माकर, भूषण, ये सभी हिंदी के कवि थे।
आगे है, रीतिकालीन साहित्य में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता थी, लेकिन अलंकारों की अधिकता और अतिशयोक्ति के कारण यह संवेदना से दूर हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो रीतिकाल है ये इसमें वीर रस और श्रृंगार रस को बहुत महत्व मतलब यहाँ पे दिया गया था, लेकिन जो अलंकार थे जो यहाँ पे दरबारी थे यानी कि दरबारी कवि थे, वो अपने राजा को इतना बढ़ा चढ़ा के उनका गुणगान करते थे, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब खत्म सा होने लगा था। अब देखते हैं निष्कर्ष। रीतिकाल हिंदी साहित्य का ऐसा काल था जो अपनी काव्यशास्त्रीय रचनाओं और दरबारी परिवेश के लिए जाना जाता है। यह काल मुगल साम्राज्य के वैभव और पतन, सामाजिक नैतिकता का ह्रास, धार्मिक कट्टरता और सांस्कृतिक विभिन्नता का साक्षी रहा। कवियों ने राजस्व में रहकर श्रृंगार वीर रस की रचनाएं की, लेकिन उनकी रचनाएं जन समान से कट गए और मौलिकता से वंचित रही। फिर भी इस काल की स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत में उल्लेखनीय विकास हुआ। रीतिकाल का साहित्य तत्कालीन समाज, राजनीतिक और संस्कृति का दर्पण है, हमें उस युग की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। मतलब कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रीतिकाल का मतलब समय है वो हिंदी साहित्य का एक ऐसा काल था जो कविताएं मतलब लिखने का जो शैली था, नियम था, और जो दरबारी परिवेश था यानी कि राजाओं का जो दरबार होता था उसका परिवेश यानी कि किस प्रकार से उसकी परिस्थितियां थी वो हमें बताता है। और जो उस समय का जो मुगल काल था उसका किस प्रकार से धार्मिक कट्टरता और सांस्कृतिक विभिन्नता हो गया, ये सब हमारे पास एक गवाह के रूप में मौजूद है। लेकिन उसमें जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो चित्रकला यहाँ पे चित्रकारी था, संगीत था, कला था, उन सबको बहुत ही मतलब एक तरह से उनका विकास हुआ था। लेकिन जो यहाँ पे रीतिकाल का परिवेश था राजनीतिक, सांस्कृतिक, और जो हमारे समक्ष उस युग का मतलब जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी हमारे समक्ष ले आता है। और ये है कि जो हमारा रीतिकाल है एकदम भोग विलास में डूबा हुआ था और जो राजा थे वो अपना ही गुणगान किया करते थे। तो इसमें रीतिकाल में यही बताया गया है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जो ये टॉपिक था ये बहुत ही बड़ा है, मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की पर थोड़ा सा लंबा हो गया है। और आपको ये पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते रहते हैं परीक्षा में। थैंक यू सो मच। यदि PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।